हेलो, वेलकम टू मॉडर्न एयर। यूएस मिलिट्री ने रशियन ऑयल फ्लैग टैंकर को पकड़ लिया। जिस तरह से यूएस वेनेजुएलन आर्मी के या फिर वेनेजुएलन ऑयल टैंकर को पकड़ रहा था ड्रग माफिया का इल्जाम लगा करके, उसी तरह से अब यूएस मिलिट्री रशियन ऑयल टैंकर को भी पकड़ रहे हैं। अब यूएस का अगला टारगेट एक तरह से रशिया ही है। उसने वेनेजुएला पे ऑपरेशन किया, वेनेजुएला को कैप्चर करेगा। वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद वहां से ऑयल निकालेगा। जब ऑयल निकालेगा तब वो चाहेगा रशियन ऑयल नहीं बिके, बल्कि यूएस जो वेनेजुएला से तेल निकाले, क्योंकि यूएस की कंपनीज ही जाएंगी वेनेजुएला में और वो तेल निकालेंगी, तो इससे डायरेक्टली प्रॉफिट होगा यूएस को ही। तो इसलिए वो चाहेगा कि अब रशियन ऑयल नहीं बिके, वो सीधा वेनेजुएला से तेल निकाले और उसे सेल करेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि रशियन फ्लैग टैंकर के क्रू है वो यूएस में प्रोसिक्यूशन फेस करेंगे। अब देखिए आगे क्या इसका अपडेट होता है। अपडेट कुछ आएगा मैं आपको बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, 2019 में ही रशिया ऑफर किया था यूएस को एक सेक्रेट सेक्रेट डील। इसमें उसने कहा था कि वेनेजुएला से हम अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, यूक्रेन से आप हटा लीजिए। इससे दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाएगा। रशिया आराम से यूक्रेन में ऑपरेशन कर सकेगा, उसका गोल को हासिल कर सकेगा, और वही यूएस अपने वेनेजुएला में अपने गोल को हासिल कर लेगा। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो थे, उन्हें रशिया सपोर्ट करता है, और यूक्रेन को सब जानते हैं। यूएस निकोलस मदुरो को कैप्चर कर चुका है। यूएस निकोलस मदुरो को कैप्चर कर चुका है, और यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की है, उनसे यूएस सपोर्ट करता है। तो इसी तरह से अगर ये डील्स ऑफर हो जाती तो आज नहीं लगता है इतना कुछ यूक्रेन में इतना लंबा वॉर चलता, और आज दुनिया की हालत कुछ और ही होती। ट्रम्प और सैंक्शन लगाने के भी सोच रहे हैं रशिया पे, और इससे चाइना इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ट्रम्प का तो ये भी प्लान है इंडिया चाइना पे 500% टैरिफ लगा दिया जाए। इस पे मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। यूरोप का प्लान है यूक्रेन को रिबिल्ड करने का, और इसमें अब यूएस भी साथ देने के लिए तैयार है। यूरोप को एक्चुअली यूएस ने ही बिल्ड किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो उसने मार्शल प्लान लाया 1948 में। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए यूरोप को, जिससे यूरोप आज जितना भी चमक रहा है, जितना भी डेवलप्ड है, वो यूएस के बदौलत ही है। अगर यूएस उस वक्त ये प्लान नहीं लाता, इतना लोन नहीं देता, तो फिर यूरोप का आज कुछ और ही हाल होता। एक तरफ यूएस कह रहा है यूक्रेन को बिल्ड करेगा, वो दोबारा से यूरोपियन यूनियन का साथ देगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को वो हथियाने में लगा। पिछले लीडर के तरह ये तो नहीं, पहले के लीडर भी यूएस के ग्रीनलैंड को लेना चाहते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल तरीके से। लेकिन अब यूएस तो अब सीधा डायरेक्टली मिलिट्री यूज करने पे आ गया है। तो इसका अंजाम आगे चल के बहुत बुरा ही होगा। एक तरह से और ज्यादा यूएस और यूरोप के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो। ऐसा देखने से लग रहा है यूरोप को ज्यादा खतरा अब ट्रम्प से हो गया है। ऐसे ट्रम्प की जब तक कार्यकाल है तब तक है, उसके बाद फिर अगला लीडर आएगा, क्योंकि यूएस भी समझता है यूरोप का इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे यूरोप को एक मजबूरी भी है, क्योंकि वो किसको ट्रस्ट करे। यूएस को ही करते हैं, और चाइना को कर नहीं सकते हैं, रशिया को कर नहीं सकते हैं। तो एट द एंड उन्हें यूएस को ही सपोर्ट करना होगा। ट्रम्प ने भले ही वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया, लेकिन अभी भी वहाँ पे गवर्नमेंट है। वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो एक्टिव है, मिलिट्री भी है। वहाँ के इंटरिम लीडर का कहना है कि अभी ट्रम्प का कंट्रोल वहाँ पे हुआ नहीं है, और ऐसा ना हो कि ट्रम्प इस चीज़ में फंस जाए। जिस तरह से रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में, उसी तरह से ट्रम्प भी फंस जाए वेनेजुएला में, क्योंकि हमेशा हमें हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए। भले ट्रम्प ने उन्हें कैप्चर कर लिया है निकोलस मदुरो को, लेकिन वहाँ की तो गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, वो बैकअप हो तभी तो। अगर मान लीजिए वो बैकअप हो जाती हैं तो फिर मिलिशिया भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे वियतनाम वाला हाल यूएस के साथ हो। फिर आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद।